कल एससीओ के शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। चीन के राष्ट्रपति से करेंगे। ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए शामिल। 5,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की संभावनाएं। अपने पहले विदेश दौरे से लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एयरपोर्ट पर हुआ शानदार स्वागत। कहा कि निवेश के 6 प्रस्ताव आए, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। अब जल्द ही सुलझेगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच महानदी जल विवाद। दिल्ली में हुई एक बेहद ही अहम बैठक। दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और जल संसाधन विभाग के सचिवों ने लिया हिस्सा। रायपुरियंस को बिना हेलमेट नहीं दिया जाएगा पेट्रोल डीजल। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने लिया बड़ा फैसला। विवाद और हंगामा करने वाले लोगों पर अफसर बरतेंगे सख्ती। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड से भारी तबाही। मलबे से अब तक 7 शवों को किया गया बरामद और भी लोगों के फंसे होने की आशंका। इजराइल के यमन की राजधानी सना पर भीषण हमला। एयर स्ट्राइक में हूती प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। शुभारंभ में इस वक्त आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी और IBC 24 पर यह समय होता है देश दुनिया और आपके प्रदेश, आपके जिले, आपके कस्बे की तमाम खबरों को संपूर्ण यहां पे जानने का। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन का दौरा है और 7 साल बाद चाइना के तियानजिन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही एससीओ शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी की यहां पे मुलाकात होनी है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात है। इसके साथ ही वो द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, यानी कि यहाँ पे 2 वे कॉन्वर्सेशन होगा। इसके साथ ही रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। तो देखिए, ये जो मुलाकात है ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाने का जो ऐलान किया था उसको लागू कर दिया और उसके बाद चाइना के राष्ट्रपति और साथ ही रशिया के राष्ट्रपति के साथ ये द्विपक्षीय मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मुलाकात है वो रहेगी क्योंकि 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना के दौरे पर हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। सबसे पहले वो जापान गए थे, जापान के बाद सीधे ये यहाँ पर उनकी चाइना में ये जो कहते हैं ना कि मुलाकात है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये तस्वीरें देखिए कि कैसे उनका जब वो चाइना की धरती पर पहुंचे उनका स्वागत किया गया और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि एस जयशंकर भी उनके साथ मौजूद हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात बताई जाती है। एससीओ शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। तो देखिए, अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा प्रस्तावित है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। साथ ही राजभवन में वो उच्च स्तरीय एक बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भी मौजूदगी इस दौरान रहेगी। बाढ़ से हुई क्षति और राहत कार्यों की जानकारी यहाँ पर अमित शाह लेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे होम मिनिस्टर अमित शाह। साथ ही सीमा क्षेत्रों की स्थिति की भी वो जानकारी लेंगे। तो देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बादल फटा, उसके बाद बाढ़ आई, भारी तबाही का आलम हम जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं। इसी सिलसिले में हवाई सर्वेक्षण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे और इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहेंगे और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों की भी मौजूदगी रहेगी। क्या कुछ दिशा निर्देश यहाँ पे अमित शाह देंगे, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। तो बुलेटिन में अब बात करेंगे इंटरनेशनल खबर की, जहां पर इजराइल ने यमन की राजधानी सना में एयर स्ट्राइक की और हमले में हूती प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत की जानकारी निकल के सामने आई है। रूटीन वर्कशॉप में चर्चा के दौरान यह हमला किया गया था और उस दौरान इस हमले के शिकार हुए हैं
रूटीन वर्कशॉप चल रही थी, चर्चा हो रही थी, कॉन्वर्सेशन चल रहा था और इसी दौरान हूती प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत हुई है। और बीते साल सरकार के कामकाज को लेकर ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में चर्चा चल रही थी जिस वक्त ये एयर स्ट्राइक की गई और इसी एयर स्ट्राइक में अहमद अल रहावी की मौत हुई है। तो देखिए, पिछले 2 सालों से इजराइल, गजा, हूती इन सब के बीच में जो वॉर चल रहा है, ये जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं ये वैसे वैसे ही भीषण रूप अख्तियार करता जा रहा है। और रूटीन वर्कशॉप के दौरान यहाँ पे अहमद अल रहावी की भी मौत हुई। तो चलिए खबर रायपुर से, जहां पर ड्रग्स के दलालों पर एक्शन लगातार जारी है, क्योंकि गिरफ्तार आरोपियों की यहां पे अगर बात की जाए तो उनके साथी को पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया है। ड्रग सप्लाई सिंडिकेट में शामिल एक युवती थी जिसकी भी गिरफ्तारी हुई है। युवती के पास से कई नशीली टैबलेट, ड्रग सप्लाई के ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे कई खुलासे होने की संभावना जाहिर की गई है। और ये तस्वीर देख लीजिए, यही वो युवती है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। कई ग्राहकों की जानकारी भी इससे मिली है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट गंज थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो देखिए कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये ठान लिया है, सरकार ने ठान लिया है कि नशे की गिरफ्त में जो रायपुर का युवा आ रहा है, छत्तीसगढ़ का युवा पड़ रहा है, उसको इस दलदल से निकालना है। और इसी सिलसिले में ड्रग्स के दलालों पर लगातार छत्तीसगढ़ पुलिस का जो एक्शन है, खासकर रायपुर पुलिस का एक्शन जारी है। एक और बिग ब्रेकिंग आपको रायपुर से ही बताते हैं, जहां पर राजधानी में नहीं थम रही चाकूबाजी की वारदातें। जी हां, क्योंकि सज्जू के बीएसयूपी कॉलोनी में एक बार फिर से चाकूबाजी की वारदात यहां पे सामने आई है। आरोपी रोहित यादव ने 2 युवकों को यहां पर चाकू मारा है और ये तस्वीर देख लीजिए। और न केवल चाकू मारा बल्कि चाकू लहराते हुए वो मोहल्ले वासियों के साथ गाली गलौज कर रहा था, उनको डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था। और जिनको चाकू मारा है वो घायल लोगों को भी आप देख लीजिए कि वो अपने जख्म को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उनको आनन फानन में पुलिस अस्पताल लेकर पहुंचती है, उनका इलाज कराया जाता है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, तफ्तीश लगातार जारी है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल कि आए दिन गुंडे बदमाशों की जो वारदातें हैं, चाकूबाजी, लूट खसोट, इस तरह के जो अपराधों में लगाम क्यों नहीं कसी जा रही है? क्यों इन बदमाशों को खाकी का खौफ नहीं है, कानून का खौफ नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों खाकी का इकबाल लगातार कमजोर होता जा रहा है और गुंडे बदमाशों के जो हौसले हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं। तो चलिए बुरहानपुर से भी खबर देख लेते हैं, जहां पर पुलिस पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अवैध हथियारों की तस्करी किया करते थे। हमले में थाना प्रभारी और 2 आरक्षक भी घायल हुए थे। तो देखिए कि किस तरह से न केवल छत्तीसगढ़ में आरोपियों और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, बल्कि कमोबेश यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। और ये जो ताज़ा घटनाक्रम है वो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर पुलिस पर हमला किया गया था और पुलिस पर हमला करने वाले इन दोनों ही आरोपियों को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अवैध हथियारों की ये तस्करी में इन लोगों की संलिप्तता थी और जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस इनको गिरफ्तार करने के लिए, इनकी धरपकड़ के लिए निकली हुई थी। और जब बदमाशों को इस बात की जानकारी मिलती है तो वो सीधे पुलिस टीम पर ही हमला कर देते हैं। फिर बाद में पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। हमले में थाना प्रभारी, 2 आरक्षक भी जो हैं वो घायल बताए जाते हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज जारी है। रीवा के रसिया मोहल्ले में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं और पथराव भी हुआ है। और इस विवाद में एक नवविवाहिता के साथ ही मायके पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। सभी घायलों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर इलाज जारी है। पीड़िता की बहन ने इस बात की जानकारी को साझा किया है कि करीब 1.5 साल पहले रसिया मोहल्ले के निवासी राजकुमार कोल से उसकी बहन ने लव मैरिज की थी और उनकी 1 महीने की बेटी भी है। आरोप तो ये भी है कि ससुराल पक्ष लगातार दहेज की मांग कर रहा था। लड़के वाले गाड़ी लाने की मांग कर रहे थे और इसी बात को लेकर रोज विवाद होने लगा और ये विवाद बढ़ गया। नवविवाहिता को लाठी डंडों से पीट कर घर के बाहर उसको निकाल दिया गया। जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। घायल महिला और उसके मायके पक्ष के 2 अन्य लोगों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज जारी है।
ये आज शाम की घटना है। सिविल लाइन थाना अंतर्गत रसिया मोहल्ला है, जहां पर ये सूचना मिली थी कि वाद विवाद हो रहा है, मारपीट हो रही है। जैसे ही ये सूचना मिली है तो पुलिस मौके पे पहुंच गई है। जो पीड़ित हैं उनको अस्पताल भिजवा दिया गया है, मेडिकल की कार्यवाही हो रही है और साथ ही जो पीड़ित पक्ष है वो थाने पे भी आ गए हैं, तो अग्रिम कार्यवाही FIR की इसमें की जाए। कुछ नहीं, हम लोग चले गए थे काम में। मेरी बहन ससुराल वाले उसको मार के फेंक दिए। जब हम लोग गए तो सबसे बड़ी माई हमसे बड़ी वाली बहन गई तो उसको भी मारपीट किए हैं। दहेज में गाड़ी मांग रहे हैं, बोलते हैं दहेज लेके आओ, जब तुमको रखेंगे नहीं तो भगा देंगे मार के। तो मारपीट किए मेरी बहन के साथ। ये लोग काम में गई थी, वो बैठी हुई थी तो उसका ससुर और देवर उसको दारू पी के गाली दे रहा था, तो वो रो रही थी। तो मैं गई वहाँ पे, मैं बोली क्या हो गया, तो वो गए मुझे उठा के धोखा मारे, मेरी बहन को डंडा मारे और मेरी उंगली तोड़ दी है पकड़ के। पूरी फैमिली उनके मिलके मारी, न सास न ननद न देवर, कोई नहीं, सब मिलके मारे। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर रायपुर में किसी भी पेट्रोल पंप पर अब आपको बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। रायपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक ये लगातार कर रहा है। कुछ लोग इस फैसले को ठीक मान रहे हैं, तो वहीं यह फैसला आपके लिए कितना जरूरी है यह हम आपको बताते हैं। यातायात पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2025 में जनवरी से अब तक 1325 सड़क हादसे हो चुके हैं, जिसमें 415 लोगों की जान चली गई है, 890 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हेलमेट नहीं लगाने वालों से 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा का फाइन अब तक वसूला जा चुका है। ठीक है भैया, ये होना चाहिए। बहुत सारे फायदे हैं भैया, जैसे आप इसको हेलमेट को पहन लो, जितना भी धूप रहे आप कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल ऑफिस पहुंच जाओ। रोड एक्सीडेंट हुए तो इस सब चीज़ से बच सकते हैं। सभी को लगाना चाहिए। बाइक चलाते समय एक तो जूता पहनो, एक हेलमेट लगाओ। पेट्रोल नहीं आता, इसको वहाँ पर हेलमेट पहन के आना जरूरी है, जिससे वहाँ पर जब लागू किया उससे काफ़ी एक्सीडेंट रुक गया, लोगों की डेथ रेट बहुत कम हो गई है। तो उन लोगों ने हमसे आग्रह, कलेक्टर साहब ने हमको आदेश किया और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट भी की कि आप लोग भी इसको अपनाइए। और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच महानदी जल विवाद अब जल्द ही सुलझने वाला है। ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अब ये भी जान लीजिए, क्योंकि इस पर शनिवार को नई दिल्ली में एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मुख्य सचिव और साथ ही जल संसाधन विभाग के सचिव शामिल हुए। बैठक में दोनों राज्यों ने इस बात को माना है कि यह समस्या बहुत पुरानी है और कठिन और जटिल है, लेकिन लोगों और दोनों राज्यों के भले के लिए इसका समाधान बेहद जरूरी है। बैठक में यह भी तय किया गया है कि सितंबर से दोनों राज्यों के इंजीनियर और विशेषज्ञ हर हफ्ते बैठक करेंगे, जिसमें महानदी जल विवाद को सुलझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो वहीं अक्टूबर 2025 में दोनों राज्यों के मुख्य सचिव बैठक भी करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर तक दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी मुलाकात इसी सिलसिले में कर सकते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में एनएचएम के तमाम कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। ये सभी कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और सरकार से लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। और ये तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर रायपुर से है, जहां पर कर्मचारियों ने सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लिया। सभी ने सोशल मीडिया पर एक साथ अपने आंदोलन की जानकारी को पोस्ट करते हुए यहां पर आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी रायपुर से ही है, जहां पर काम पर नहीं लौटने पर सरकार के आदेश को दिखाया जा रहा है। इसका विरोध भी किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि ऐसे आदेश दमनकारी नीति को प्रदर्शित करते हैं, जिसकी वजह से कर्मचारियों का आक्रोश और ज्यादा भड़केगा। समस्या संवाद से सुलझती है, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। तीसरी तस्वीर राजनांदगांव से है। यहां पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के काम पर लौटने वाले आदेश की प्रतियों को जला दिया और इसके खिलाफ विरोध भी जाहिर किया जा रहा है। चौथी और अंतिम तस्वीर देख लीजिए, जहां पर एनएचएम कर्मचारियों ने पीपीई किट पहनकर रैली निकाली। मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि को जमा किए जाने के लिए भीख भी मांगी है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी इस दौरान की गई। सरकार वादे करके अपने वादों से मुकर रही है। चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था इनके नियमितीकरण करने का, आज अपने वादे से मुकर रही है और उनको कठोर कार्रवाई करने की उन पर बातें हो रही है। ये सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की ये दोहरा नीति है। एक तरफ लालच देकर के वोट ले लीजिए और सरकार बनने के बाद में उसको ठुकरा देना। तो देखिए, प्रदेश में मितानिन संघ की महिलाएं पिछले 1 महीने से प्रदर्शन कर रही हैं और राजधानी रायपुर में हर रोज अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह
तरीके से ये अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज करा रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, फिलहाल रायपुर में एक गीत चर्चा का इस वक्त विषय बना हुआ है। मितानिनों का चेहरा सुहाना लगता है, ये उस गीत के बोल हैं जिसे मितानिन दीदियां खुद गा रही हैं और जिम्मेदारों तक अपनी बात को पहुंचाने की इसी गाने के जरिए कोशिश कर रही हैं। हम सभी मितानिन, बीसी, एचपी सभी को स्थायी करेंगे और दूसरा है 50% हम एक्स्ट्रा देंगे ऐसे करके, तो वो भी अभी तक नहीं हुआ है। और हम लोग को विगत 1.5 साल हो गई है, हम लोग को घुमा रहे हैं, तो बोले हैं कि हम लोग को सभी को NHM में रख लिए हैं, लेकिन अभी सुनने में आया है कि सरकार पहले जो NGO चलाती थी उसको हटाकर अभी हम लोग को दिल्ली के NGO को दिए हैं, तो इसके हम लोग विरोध में हैं। कोरबा जिले में हाथियों का आतंक लगातार बना हुआ है और हाथियों का एक वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हाथियों का विशाल झुंड खेतों से होते हुए सड़क पार करते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान ग्रामीणों ने पटाखे फोड़कर हाथियों को खेतों से खदेड़ने की कोशिश की, जिसके बाद झुंड जंगल की ओर भागता नजर आया। बताया तो ये भी जाता है कि कटघोरा वन मंडल में करीब 52 हाथियों का झुंड पिछले कुछ दिनों से विचरण कर रहा है। इनमें से 44 हाथी खेतों में पहुंच चुके थे, जिन्हें जंगल की ओर खदेड़ा गया। हाथियों की लगातार आवाजाही की वजह से स्टेट हाईवे चोटिया चिरमिरी मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा और 2 दिनों के भीतर करीब 50 किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। वन विभाग की रेंज टीम ने नुकसान का सर्वे और किसानों को मुआवजा दिए जाने की प्रक्रिया को आखिरकार शुरू कर दिया है। तो चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के गुना की उन खतरनाक सड़कों से जुड़ी हुई कुछ स्टोरीज दिखाते हैं जो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। गुना शहर में सड़कों की बदहाली का आलम यह है कि ये गड्ढों में सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढे हैं, ये तय करना मुश्किल है। आपको एक एक कर उन सारे इलाकों की सड़कों के बदतर हालात दिखाते हैं जो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। लोकेशन है सकतपुर रोड। देखिए किस तरह सड़क के बीचों बीच डंपर धंस गया, पास ही एक ट्रॉली पलट गई और वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाकर भागे। गनीमत रही कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई, वरना यह हादसा दर्जनों लोगों की जान ले सकता था। अब लोग कह रहे हैं कि यह सड़क नहीं, मौत का रास्ता है। अरे यहाँ पे देखो कीचड़ देखो आप कितना है, या तो नगर पालिका प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रही, ना पंचायत ध्यान दे रही, और जो है लोग अपने अपने मन की करके और परेशानियां पैदा होती हैं। ये डंपर फंसा हुआ है और यहाँ पे जाम लगा हुआ पूरा, ये पास में मलबा खुदा हुआ है पूरा, उसने रोड पे डाल दिया इस पे, और उससे रोज कल भी गाड़ी पलटी, आज भी ट्रैक्टर पलट गया, गाड़ी फंसी नगर पालिका की, लोग गिर रहे हैं, समस्या है, सभी को समस्या है। अब देखिए दूसरी तस्वीर। हनुमान चौराहे से नानाखेड़ी मंडी रोड पर हर कदम पर गड्ढे हैं। 2 पहिया हो या 4 पहिया, हर वाहन यहां से गुजरते ही टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, लोग गिरते हैं, घायल होते हैं, लेकिन जिम्मेदारों की आंखें अब भी बंद है। अब किसी का तलगर का निर्माण हो रहा है, तो तलगर की बेस्ट जो सामग्री निकली उससे तो वो रोड पर डाल दी, इससे रोड जाम लग रहा है। 2 दिन टमटम पलट गई, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं। और अब आपको तीसरी भगत सिंह कॉलोनी की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ लोगों के मकान तो बन गए, लोग भी रहने लगे, लेकिन कहीं भी सड़कों का नामो निशान तक नहीं है। यहाँ जिम्मेदारों का कि प्रॉपर कॉलोनी की शर्तों को पूरा करते हुए कॉलोनियां विकसित नहीं की गई। इसके चलते यहाँ सड़कें नहीं बन सकती, नाला बह रहा है और बारिश होते ही ये सड़क दलदल में तब्दील हो जाती है और लोग मुसीबत के मारे हर दर्द झेलते हैं। बाढ़ पीड़ित दवाई पहुंचाना, घर घर वितरण करना है,
लेकिन दवा कैसे पहुँचाएं, उनके घर तक पहुँचने में असमर्थ हो रहे हैं हम लोग जाने में, क्योंकि पूरी पुलिया टूट चुकी है। और बाढ़ पीड़ित वाली दवा, तो इतनी दवा तो मिल जाए कम से कम घर बैठे कि वो अस्पताल तक नहीं पहुँच पाए, तो वहीं से उनको सारा समस्या का समाधान हो जाए। सड़कों की बदहाली तो आपने देखी ही, जाहिर है जनता परेशान है तो सियासी घमासान भी छिड़ा है। कांग्रेस बीजेपी सरकार पर केवल जुमले में विकास के आरोप लगा रही है, तो बीजेपी सड़कों की बदहाली के पीछे बारिश को वजह बताकर अपनी जिम्मेदारी से भागती नजर आ रही है। गुना जिले के अधीन जो भी जनहित के काम है उनमें भी हमारी भागीदारी रहेगी। हर वर्ग के बीच जाकर उनकी आवाज को बुलंद करना, ये भी हमारा प्रयास रहेगा। ये जो गुना की जो सड़कें हैं ये बाढ़ के पहले की हैं, तो इनकी जांच की जाए। तो ईएनसी महोदय के यहाँ आयुक्त महोदय ने जांच के आदेश दिए हैं। अब उम्मीद न्यायपूर्वक जांच करेगा और दोषी इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। पीडब्ल्यूडी के द्वारा और नगर पालिका के द्वारा जो कार्य जो उनके क्षेत्र में आती हैं वो रोडों की निरंतर मरम्मत की जा रही है। हमारे सभी जनप्रतिनिधि अपनी अपनी विधानसभा में देख रहे हैं और निश्चित ही इस चीज से निजात मिलेगी। कुल मिलाकर जिस तरह से गुना की सड़कें सिर्फ जर्जर नहीं बल्कि मौत को न्योता देने वाली बन चुकी हैं, उससे सरकार और सिस्टम दोनों पर सीधे सवाल उठ रहे हैं। तो आखिर कब जनता को अच्छी सड़क नसीब होगी? नीरज योगी, IBC 24 गुना। तो चलिए इसी खबर के साथ मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत। IBC 24 पर खबरें नॉन स्टॉप जारी, क्योंकि सवाल आपका है।